हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। हमने अभी तक बेटा जी ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ लिया है। ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक खत्म हो गया। अब बात ये होती है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए बनते हैं वो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। या तो होता है एमआरएनए, या होता है टीआरएनए, या फिर होता है आरआरएनए। तो उन तीनों आरएनए को हम पढ़ेंगे, उनका क्या क्या रोल है और वो क्या काम करते हैं, उनके स्ट्रक्चर वाइज क्या बातें हैं, उनकी हम बातें करेंगे यहाँ पे। तो आज के लेक्चर में हम तीनों को कंपेरेटिव पढ़ना शुरू करते हैं ताकि चीजें समझ में आपको अच्छे से आ जाए यहाँ पे। तो चलिएगा, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ बेटा यहाँ पे टीआरएनए का डायग्राम बनाने की। टीआरएनए की कुछ बातें करते हैं, फिर हम बातें करेंगे बाकी आरएनए की। स्टेप बाय स्टेप हम तीनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, फिलहाल नोट्स मत बनाना। जब मैं कहूँ कि अब लिखना इन चीजों को तब लिखना शुरू करना, फिलहाल मत लिखना। फिलहाल चीजों को समझना मैं कैसे समझा रहा हूँ बेटा जी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बेटा जी बातें करता हूँ अबाउट द टीआरएनए। इसकी छोटी सी बातें करें इसके बारे में, टीआरएनए के बारे में। क्या है टीआरएनए? तो आप ये कहते हो इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ओके, रोज थोड़ा सा देर बाद आपको जो डायग्राम बनाऊंगा और अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल हमने इसकी फुल फॉर्म जानी है फिर कि टीआरएनए का मतलब क्या होता है बच्चा, यहाँ ट्रांसफर आरएनए। ओके, टोटल आरएनए का इट फॉर्म 10 to 15%। अगर सेल में इसकी अबंडेंस की बात की जाए तो हम कहते हैं टोटल आरएनए जो सेल में होता है उसका 10 to 15% कौन है बच्चा, है टीआरएनए। अगर मैं टाइप ऑफ टीआरएनए की बात करूं तो मैं कहूंगा अप्रोक्स 100 से 120 डिफरेंट टीआरएनए प्रेजेंट विद इन सेल। इतने टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल में। सबसे छोटा अगर कोई आरएनए हमारी बॉडी में तो वो कौन है बेटा जी, यहाँ पे आपका सोलुबल टीआरएनए। तो मैं कहूंगा स्मॉलेस्ट अमंग ऑल आरएनए। ठीक बात है। जैसे आप लोग कहते हो सर हमने राइबोसोम के अंदर कहा था सेडिमेंटेशन यूनिट के लिए हमने एस वर्ड यूज किया था, वैसे ही अगर हम इस आरएनए का सेडिमेंटेशन करते हैं तो उस टाइम पे इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो आता है वो भी सबसे छोटा है बेटा जी। एंड इट्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज 4s। ये सेल के साइटोप्लाज्म में कोलाइडल फॉर्म में रहता है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट रहता है सोलुबल फॉर्म में साइटोप्लाज्म में। तो हम कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज सोलुबल आरएनए। इट इज आल्सो नोन एज सोलुबल आरएनए। सुनिएगा वर्ड को समझिएगा पहले बातों को। हमने कहा टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। आपने कहा सर ये जो आरएनए है ये टोटल आरएनए का कितना 10 to 15% है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो मैं कहूंगा एक सेल में 100 से 120 डिफरेंट टाइप टीआरएनए एक बार में प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। सबसे छोटा अगर आरएनए है तो कौन सा है, टीआरएनए। आपको कितना इसका साइज है तो मैं कहूंगा चलो उसके साइज की बात कर लेते हैं। और मैंने लिखा है यहाँ पे एंड मेड अप ऑफ 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स। कितना बेटा, चलो नाम लिख देते हैं यहाँ पे। पॉइंट को समझो यहाँ पे, ये सबसे छोटा है, मात्र 75 से लेकर 95 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है बेटा जी यहाँ पे। इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सबसे छोटा होता है, कितना होता है बेटा, मात्र यहाँ पे 4s का होता है। इसी को हम बोलते हैं सोलुबल आरएनए बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ए कोलाइडल फॉर्म इन द सेल साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, कोलाइडल फॉर्म में होता है। तो हमने कहा बेटा जी ये है, हमने कुछ पॉइंट समझाए अबाउट द टीआरएनए। इसकी कंपैरेटिव में बातें करता हूं बेटा यहाँ पे अबाउट द आरएनए। अब इसकी सबसे पहले सामने का एक ट्रांसफर आरएनए, इसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, इट इज द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए।
आप कहते हो सर इसका काम है ट्रांसफर आरएनए, मतलब ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के पास में, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के पास ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को। तो ये क्या है रोल में, इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, तो समझना बेटा इसका रोल। मैंने बोला बेटा जी स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक इन फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है बेटा, इसको समझना आपको। मैंने कहा ये स्ट्रक्चरल है, क्यों है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो बना होता है आरआरएनए से और प्रोटीन से, तो मतलब राइबोसोम को बनाने में ये रोल अदा कर रहा है, तो इसका मतलब इट इज स्ट्रक्चरल इन द एक्सन। इसका पहला रोल क्या है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चरल है, बिकॉज राइबोसोम जब बनेगा तो राइबोसोम को बनाने में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा बेटा जी यहाँ पे, ये आरआरएनए से ही तो बनता है राइबोसोम। राइबोसोम का नाम क्या है बच्चा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड द प्रोटीन, तो मैंने कहा इट इज स्ट्रक्चरल, इसका रोल है। सेकंड बेटा जी राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। तो कैसे बनाता है, वो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, और जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम है वो कौन है बेटा जी यहाँ पे, यही आरएनए इज आल्सो एक्ट एज ए राइबोजाइम। याद आपको एक वर्ड बेटा जी राइबोजाइम, ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। वो राइबोजाइम जो है बेटा जी उसका रोल भी अदा कौन करता है यहाँ पे, आपका आरआरएनए। तो मैं कहूंगा ये कैटालिटिक भी है फंक्शन में, तो साथ में कैसा है ये स्ट्रक्चरल भी है। तो आ जाए अगर पेपर में क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक इन द एक्शन, तो बेटा जी टिक आपका सिर्फ एक जगह पे जाना चाहिए, किस पे बेटा जी यहाँ पे, आरआरएनए पे। इसका सिर्फ एक रोल है, ट्रांसफर करेगा अमीनो एसिड को, ये कभी स्ट्रक्चरल नहीं है, कैटालिटिक नहीं है फंक्शन में, बट ये स्ट्रक्चरल कैसे है बेटा, कैटालिटिक इन द फंक्शन है। पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, पॉइंट आपको समझना है बेटा जी। अगला पॉइंट बेटा जी मोस्ट अबेंडेंट आरएनए इन द सेल अगर कोई है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे, आरआरएनए। तो मैं कहूंगा बेटा जी 80 to 85% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल। टोटल आरएनए का कितना है बेटा जी, 80 to 85%, ये मतलब मोस्ट अबेंडेंट। मैं एक बात और बोले यहाँ पे, मोस्ट स्टेबल आरएनए अमंग ऑल आरएनए, सब आरएनए में अगर सबसे स्टेबल होता है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे, आपका आरआरएनए ही होता है। अच्छा एक वर्ड और समझना बेटा जी, अब पॉइंट आता है बड़ा जबरदस्त, व्हाट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। जैसे आपसे कहा थी टीआरएनए कहाँ बनता था, आपको क्वेश्चन न्यूक्लियस में बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में बन रहा है, ठीक बात है, न्यूक्लियस में बनेगा, डीएनए वहीं बैठा है, ये भी बनता है डीएनए, बट डीएनए में भी इसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है। आपको अगर ध्यान होगा न्यूक्लियोलस, याद है वर्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री, बिकॉज न्यूक्लियोलस के पास वो डीएनए कंटेंट है जो आरआरएनए को और प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है। तो मैं कहूंगा इस ये तो जो मेन डीएनए उसके अंदर इसको बनाने की कैपेसिटी, तो बट ये कहां बनता है, विद इन द न्यूक्लियोलस। तो मैं लिखूंगा बेटा जी इट गेट्स सिंथेसाइज्ड विद इन आई होप आप लोगों ने अभी सेल चैप्टर पढ़ा, याद आ रहा होगा न्यूक्लियस के अंदर एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर उसका बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो एक कंटेंस क्रोमेटिन है जिसके पास इंफॉर्मेशन है about the synthesis of the RNA and the protein that are used in the synthesis of the ribosome। राइबोसोम को बनाने वाली सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, न्यूक्लियोलस के पास होती है, तो आप ये कहते हो इट इज नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री। तो मैंने कहा इसका मतलब आरआरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है बेटा जी। ये कभी न्यूक्लियोलस में नहीं बनता, ये न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन बैठा हो उसके पास ही बन रहा है बेटा। जो ऐसे एमआरएनए जो है वो भी बेटा जी नॉर्मल न्यूक्लियर डीएनए के पास बनेगा, न्यूक्लियोलस वाले डीएनए के पास वो कभी नहीं बनेगा। इस पॉइंट को याद रखना बेटा जी। चलिएगा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, समझने वाला पॉइंट है, पेपर में आए तो आपको टैकल करना है इस चीज को यहाँ पे, ठीक है ओके। ये हमने इसके बारे में बात की। अब आरएनए जो होता है ये अलग अलग टाइप का होता है, कैसा बेटा जी यहाँ पे अलग अलग टाइप का। तो मैं यहाँ पे अगर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की बातें करूं तो उनमें अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम इन जनरल में बातें करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, नाम आपको मैंने यूकैरियोटिक सेल के बता रखे हैं, बट मैं यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल का लिख देता हूँ, उसको सुनना जरा यहाँ पे। तो आपको अगर याद हो प्रोकैरियोटिक सेल का, तो आपने कहा था 23S आरआरएनए, 5S आरआरएनए और 16S आरआरएनए। ये बेटा जो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के लिखे हैं। ऐसे ही अगर आप बातें करते हैं यूकैरियोटिक सेल की,
उसमें आप बोलते हो 28s rRNA, 5.8s rRNA, और बेटा जी आप बोलते हो यहाँ पे 5s rRNA, और आप बोलते हो बेटा जी 18s rRNA. These are the different type of rRNA that present within the cell. Most abundant form में है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में 3 प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक सेल में बेटा जी आपके यहाँ पे 4 टाइप का होता है। मैंने आपसे कहा था ये सबसे छोटा, देखो इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है 4s का बेटा जी, जबकि यहाँ पे छोटे से छोटा कितना है 5s है, मतलब इससे भी छोटा अगर कोई सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है तो किसका है बेटा जी यहाँ पे आपकी tRNA का। मैं एस वर्ड यूज कर रहा हूँ, इस वर्ड का क्या मतलब बेटा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, तो लेकिन सबसे छोटा किसका होता है बेटा जी यहाँ पे tRNA का होता है। हमने इसके बारे में क्या क्या जान लिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका रोल क्या होता है। मोस्ट अबंडेंट कौन है बेटा जी 80s है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन है यहाँ पे आरएनए, ये बनता कहाँ है बेटा जी आपका न्यूक्लियस में बनता है। 3 टाइप का होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, 4 टाइप का होता है किसमें यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में। ठीक बात है, चलिए अब यहाँ मैं बातें करता हूँ बेटा जी आपके साथ में एमआरएनए की। तो कोई आपसे पूछे एमआरएनए क्या है तो आप क्या कहोगे बेटा यहाँ पे कि एमआरएनए इज द मैसेंजर आरएनए। कोई पूछे इसका फंक्शन क्या है ये, कब क्या कहते हो, इट कैरी द मैसेज इन द कोडेड फॉर्म, इट कैरी द मैसेज इन द कोडेड फॉर्म फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम। ये डीएनए से यानी कि न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास जो मैसेज लेके जाएगा कि किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा, वो मैसेज कोडेड फॉर्म में जो लेके जाने वाला है वो कौन है बेटा जी यहाँ पे आपका एमआरएनए। और अच्छी बात बोले बेटा जी यहाँ पे एमआरएनए जो होता है अगर इसके डायग्राम को समझ के देखिए, या एक और बात बोले बेटा जी इसके बारे में, लिस्ट स्टेबल अगर कोई आरएनए है, लिस्ट स्टेबल अगर कोई आरएनए है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे एमआरएनए। मैंने कहा सबसे ज्यादा कम, सबसे कम अमाउंट में अगर कोई है तो कौन है यहाँ पे एमआरएनए का लिस्ट इन अमाउंट, लिस्ट इन अमाउंट एंड ओनली 1 to 5% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल। ये सबसे कम अगर कोई है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे एमआरएनए बेटा जी। ठीक है, अब एक बात बोलते हैं बेटा जी, इस एमआरएनए का अगर स्ट्रक्चर को समझ के देखें तो हम ऐसा कहते हैं ये एमआरएनए है, ये उसका 5 एंड है, तो ये उसका 3rd एंड है। ठीक है, इसके पास बेटा जी इंफॉर्मेशन होती है कोड की फॉर्म में, जेनेटिक कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। और वो जेनेटिक कोड क्या होती है हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ये बातें, बट याद रखना इट कैरी द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द जेनेटिक कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे। ठीक बात है यहाँ पे, तो ये मैंने एमआरएनए के बारे में बताया, कुछ बातें आपको यहाँ पे, ये टीआरएनए। अब सोचो जरा यहाँ पे ट्रांसलेशन अगर होना है, आप सेंट्रल डॉग्मा पढ़ चुके हो बेटा जी यहाँ पे कि सर सेंट्रल डॉग्मा हमने पढ़ा था डीएनए जब एक्सप्रेस करता आरएनए बनाता तो उस प्रोसेस का नाम था ट्रांसक्रिप्शन। तो 3 तरह के आरएनए बना दिए उसने यहाँ पे, और अभी तीनों आरएनए इन्वॉल्व होंगे इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो सोचिएगा ये मैसेज लेके जाएगा, उस मैसेज के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा यहाँ पे टीआरएनए करेगा। बट प्रोटीन अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ के और एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने का काम कौन करेगा, अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने का काम कौन करेगा यहाँ पे आरआरएनए करेगा। तो मैं कहूंगा इसके 2 रोल होंगे, ये बॉन्ड भी बनाएगा तो साथ में राइबोसोम को भी बनाएगा, तो इसके 2 रोल होंगे, स्ट्रक्चरल बेटा कैटालिटिक इन द रोल। ठीक बात है यहाँ पे। तो फिलहाल आप ये सब बातें अच्छे से म्यूट करके एक बार इसको अपने पोज करके एक बार वीडियो को आप अच्छे से इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इनके स्ट्रक्चर की बात शुरू होती है जो हमें समझनी है अच्छे से। यहाँ तक की बात होगी, आप इनको अच्छे से एक बार क्लोज करके तीनों को लिखिएगा। मैं अगले पार्ट में आता हूँ। हमें आगे बेटा जी ट्रांसलेशन पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल तो हम उसी का एग्जांपल को लेकर समझते हैं, चीजों को जरा समझना है। सबसे पहले डायग्राम समझा रहा हूं आपको आरआरएनए के लिए, देखिए जरा। आप ये कहते हो सर आरआरएनए को समझने के लिए हमें राइबोसोम की बात करनी पड़ेगी। आप कहते हो सर ये है 50s तो ये है 30s यूनिट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक बात है।
ये राइबोसोम जो है इसकी 2 यूनिट है, ये वाली यूनिट का नाम है लार्जर, इसका नाम है स्मॉलर सब यूनिट बेटा जी। आप ये कहते हो सर ये जो राइबोसोम होता है ये 2 चीज से मिलके बनता है, या तो ये बनता है प्रोटीन से या ये बनता है आरआरएनए। तो आरआरएनए कौन कौन से हम उनकी बातें करते हैं, हम ये कहते हैं 50th जो सब यूनिट है बेटा जी ये 2 प्रकार के आरएनए से मिलके बनी है। एक का नाम होता है बच्चा यहाँ पे 23S आरआरएनए, एक का नाम होता है बेटा जी 5S आरआरएनए, और एक का नाम होता है बेटा जी 16S आरआरएनए। अब इनका रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है वो समझने का काम आता है बेटा जी। इनका रोल क्या है वो समझने का काम आता है, क्या काम करता है। तो फिलहाल आप इसको यहीं रोकेगा, अब मैं टीआरएनए के अंदर आ जाता हूं। इसका डायग्राम कैसा होता है, सबसे पहले इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताने वाला कोई साइंटिस्ट था तो कौन था, यहाँ पे क्रिक था। आपके एनसीईआरटी बुक में इवन मेंशन किया हुआ याद रखना, सबसे पहले हाइपोथेसिस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द टीआरएनए देने वाला कौन था बेटा जी, यहाँ पे क्रिक था। क्रिक का नाम, फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस के बारे में हाइपोथेसिस देने वाला कौन था, क्रिक था। इसको हम बोलते हैं टीआरएनए इज एक्ट एज ए अडप्टर मॉलिक्यूल। क्यों बेटा जी, ये बात अभी आपको समझ में आएगी। हमें कहते हैं इट इज एक्ट एज ए अडप्टर मॉलिक्यूल। 2 नंबर के लिए बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई टीआरएनए इज नोन एज अडप्टर मॉलिक्यूल। आंसर अभी मिलेगा आपको यहाँ पे। टीआरएनए के बेटा जी 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर की हम बातें करें 2D में, तो इसका 2D का स्ट्रक्चर होता है बेटा जी क्लोवर लीफ, और इसका 3D का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा जी वो होता है एल शेप। अब इनके बारे में सुनना, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है पुरानी वाली, उन एनसीईआरटी बुक में इसका स्ट्रक्चर दिया है बेटा क्लोवर लीफ, और अब जो न्यूली अपडेटेड एनसीईआरटी बुक है उनमें स्ट्रक्चर दिया गया बेटा जी एल शेप का यहाँ पे। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं जो स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने वाला हूं वो बना के समझाने वाला हूं क्लोवर लीफ का। तो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है, 2D में है बेटा जी क्लोवर लीफ और 3D में है बेटा जी यहाँ पे इसका एल शेप का। तो जरा समझना उस वर्ड को, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूं इसका बेटा जी। ये 5 एंड है, ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा जी क्लोवर लीफ का। अब इस स्ट्रक्चर को अच्छे समझना, इसका क्या क्या नाम बेटा जी। आपको एक बात समझ में आ रही है सर ये स्ट्रक्चर कैसा बनाया आपने, तो आपको ये हम बोले बेटा जी टीआरएनए जो होते हैं इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बैठे होते हैं। तो जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं वहां पे ऐसे पेयरिंग हो जाती है, बट कुछ बीच बीच में ऐसे स्ट्रक्चर है जहां पे अनयूजुअल बेस पेयर बैठे हैं। क्या बैठे हैं बेटा जी, अनयूजुअल बेस पेयर है जिसकी वजह से वो पेयरिंग नहीं कर पाता। तो जहां जहां पेयरिंग नहीं है, जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं है वहां पे अनपेयर्ड स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से लूप लाइक स्ट्रक्चर में। और जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बैठे हैं वो क्या बेटा जी यहाँ पे ऐसे आपको रेगुलर शेप पे दिख रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा मेरे वर्ड को सुनना। सोचो ये हमारा एक टीआरएनए है, इस टीआरएनए अपने आप को फोल्ड किया, इस टीआरएनए अपने आप को फोल्ड किया, और जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर थे, मतलब एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है बेटा जी, यूरासिल, साइटोसिन का कौन है, ग्वानिन, ग्वानिन का साइटोसिन, इस तरह जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर थे वो आमने सामने आ गए। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आमने सामने आ जाएंगे तो इस तरह से उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल स्टैंड का नहीं है, सिंगल स्टैंड का। देखो ये डायरेक्शन, ये एंड है बेटा 5 एंड और ये एंड है 3 एंड, तो है तो ये सिंगल स्टैंड का, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वो इस तरह से पेयरिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। बट कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना या तो कोई ऐसा स्टैंड आमने सामने आई, कोई ऐसा स्ट्रक्चर आमने सामने आया जहां कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं थे, तो वहां पे तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। और अगर दोनों स्टैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, दोनों स्टैंड यूनाइटेड भी तो नहीं होंगे, तो मैं कहूंगा वहां पे कोई पेयरिंग नहीं हुई, तो वो एक स्वेलन पार्ट, वो स्वेलन पार्ट क्या है बेटा जी, लूप लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा, यहाँ पे ये जो लूप है बेटा जी, इस लूप का नाम होता है DHU लूप। इस लूप का नाम होता है T-Psi-C लूप, और इस लूप का नाम होता है बेटा यहाँ पे एंटीकोडोन लूप, और ये है बेटा जी वेरिएबल,
मतलब इट मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट, डजंट मैटर बेटा जी। अब यहां पे और बड़ा वाला लिख देते हैं बेटा जी। ये जो थर्ड एंड है बेटा जी, इसको हम बोलते हैं यहां पे अडेप्टर आर। क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट का वेट कीजिएगा। मैं दोबारा एक वर्ड को बोल रहा हूं, यहां पे लिख लेना, यहां स्टार बना के बेटा जी। क्या लिखोगे यहां पे, इन द टीआरएनए there is a presence of the complementary base pair, there is a presence of the complementary base pair, so it get paired up, but there is a formation of loop like structure due to the presence of unusual unpaired nucleotide। ये लूप क्यों बने, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे अनयूजुअल बेस पेयर हैं जो किसी आरएनए में नहीं होते, कुछ ऐसे अनयूजुअल बेस पेयर जो किसी आरएनए में नहीं होते, इवन किसी न्यूक्लिक एसिड में ही नहीं होते। ऐसे कुछ अनयूजुअल बेस पेयर यहाँ बैठे हुए हैं जो किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर रहे। पेयरिंग अगर नहीं करते मैं कहूंगा ये डबल स्ट्रैंड बनने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ये डबल स्ट्रैंड है नहीं, ये एक्चुअली घूम के जब ऐसे आया फोल्ड हुआ तो इसमें आमने सामने क्या आगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आगे, जिससे डबल स्ट्रैंड सा लग रहा है। पर देखो डबल स्ट्रैंड नहीं है, एक एंड 5 एंड थर्ड एंड, मतलब एक ही आरएनए घूम के बन रहा है। अब एक घूम के पेयरिंग हो गई, क्यों हो गई यहाँ पे, बिकॉज आमने सामने कैसे बेस पर आ गए, कॉम्प्लीमेंट्री आ गई। फिर आप कहोगे सर ये मोटे मोटे क्या बन गए, मैं कहूंगा भाई ये लूप बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि ये जब इस तरह से फोल्ड हो रहा था तो उस टाइम पे यहाँ पे ऐसे बेस पेयर बैठे हैं जो अनयूजुअल है, मतलब जो कहीं नहीं प्रेजेंट होते, ऐसे बेस पेयर हैं इसमें, और जो आपस में पेयरिंग नहीं कर रहे। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना तो ये वाला हिस्सा कैसा रह जाएगा, एज स्वेलन रह जाएगा। तो कोई पूछे आपसे what is the reason behind the presence of different type of loops within the tRNA? tRNA में loops कैसे बनी? If they form because of the presence of unusual base pair that do not get paired up, जिनके आपस में पेयरिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बेटा जी यहाँ पे लूप बनने का काम हो रहा है। ठीक बात है यहाँ पे, चलिएगा इन लूप के नाम आपको समझ रहे हैं, लूप के फंक्शन क्या होते हैं वो समझाऊंगा आपको क्या क्या बातें, बट फिलहाल इस बातों को समझिएगा यहाँ पे। ठीक बात है, ओके। ये हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम इनको फंक्शन तभी समझ पाएंगे, एक एक चीज को साइड में बना देंगे बेटा। अब जरा सोचिएगा, ये हमारा एमआरएनए, ये एमआरएनए का 5 एंड है, ये एमआरएनए का थर्ड एंड है, जहां पे आपने कह दिया पॉली ए टेल लगी हुई है। ठीक है, इसके पास बैठे जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड को जरा समझ के देखो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जेनेटिक कोड बेटा जी आगे अपना एक टॉपिक आएगा, बट फिलहाल आप वर्ड को समझो। आरएनए बना किस चीज का है, न्यूक्लियोटाइड का तो बना है, तो मतलब ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो मैंने ऐसे लिख देता हूं न्यूक्लियोटाइड AUCGA। चलो थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं ताकि आपको ये अच्छा हो जाए समझना। देखिएगा बेटा जी, AUGCCGGCGA, इस तरह से हमारा आरएनए बना हुआ है। क्योंकि आरएनए किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड का बना है। आपने ये पता है आरएनए में थायमिन नहीं होता, उसकी जगह यूरासिल होते हैं। अब जरा सुनिएगा बात, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग है, इट एक्ट एज ए जेनेटिक कोड and it is specific for a amino acid। सोचो जरा वर्ड को, डीएनए से न्यूक्लियोटाइड का बनाकर आपने कहा उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के रूल को फॉलो करते हुए उसके ऊपर आरएनए बन गया, उस पर एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए में तो न्यूक्लियोटाइड का बना है, और सर इसके पास इंफॉर्मेशन है एक प्रोटीन को बनाने की। तो मैं कहूंगा इसके पास एक्चुअली ये न्यूक्लियोटाइड तो बैठे हुए बेटा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर है, जो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर है, इट एक्ट एज ए जेनेटिक कोड। ये किसका काम करता है बेटा जी, यहाँ पे जेनेटिक कोड का काम करता है। और ये एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए क्या स्पेसिफिक है। इस जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड उठा के कौन लेके आएगा, यहाँ पे टीआरएनए लेके आएगा। बट एक पॉइंट आता है समझ में, सिर्फ टीआरएनए इस जेनेटिक कोड को पहचानेगा कैसे। मैं कहूंगा बिल्कुल पॉइंट सही पकड़ा आपने यहाँ पे, टीआरएनए इस जेनेटिक कोड को पहचानेगा कैसे। तो मैंने क्या बेटा जी, उसकी जो लूप है उसको नाम देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एंटीकोडोन लूप।
इस लूप का नाम क्या है यहाँ पे, एंटीकोडन लूप। इसका मतलब टीआरएनए यहां पे थर्ड एंड पे बांधेगा बेटा जी यहाँ पे अमीनो एसिड को, यहां पे वो बाइंड करने वाला है बेटा जी अमीनो एसिड को, और कोडोन को पढ़ने वाला है बेटा जी वो इस एंड से। तो देखो मैंने इस एंड का नाम क्या लिखा है बेटा जी, एंटीकोडन लूप। मतलब टीआरएनए का पहला काम क्या है बेटा जी, इट गेट बाइंड विद द एमआरएनए एंड सबसे पहले वो इस कोडोन को पढ़ेगा। और जिस टीआरएनए, ये जो टीआरएनए होता है इट इज स्पेसिफिक फॉर इट्स काइंड ऑफ अमीनो एसिड। सोचो यहाँ पे जो भी हमारे बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है, उस हर अमीनो एसिड के लिए बेटा जी डिफरेंट टाइप के टीआरएनए होते हैं। मैंने कहा हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टीआरएनए, आपने कहा था 100 से 120 टीआरएनए, जबकि अमीनो एसिड कितनी हमारी बॉडी में बेटा जी 20 टाइप्स की है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है वो अपने अपने टीआरएनए से साथ जाके बाइंड हो जाती है। मतलब मैंने एक वर्ड बोला, टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। हर अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ द टीआरएनए फॉर अमीनो एसिड इज डिपेंड अपॉन द एंटीकोडन, कि वो एंटीकोडन क्या है उसके आधार पे वो एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। जिसमें आपको और अच्छा समझाऊं भाई, ये जो मैंने यहां कोडन लिखा AUG, इट कोड फॉर मीथियोनिन अमीनो एसिड। ये किसके लिए स्पेसिफिक है बेटा जी, मीथियोनिन अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, तो अगले वर्ड को समझो। मैं कहूंगा यहां पे जो एंटीकोडन है वो क्या बेटा जी, यहां पे आपका UAC। यहां पे जो एंटीकोडन है वो क्या है बेटा जी, UAC। सोचो जरा आपको यहाँ पे, सर ये AUG है, यहां पे है UAC, तो क्या हुआ, ये एंटीकोडन बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री इस कोडन के जैसा। तो मैं कहूंगा अब अगर ये अमीनो एसिड मीथियोनिन है तो क्या होगा, यहां पे जो अमीनो एसिड बंधी होगी वो भी क्या होगी बेटा जी आपके यहां पे मीथियोनिन अमीनो एसिड बंधी होगी। पॉइंट को समझ के देखो, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, थोड़ा कहानी को समझ के देखो। सिर्फ ये हमारा एमआरएनए है, इसके पास इंफॉर्मेशन है कोडेड फॉर्म में। सिर्फ टीआरएनए हमारा साइटोप्लाज्म बैठा हुआ, हर टीआरएनए जो होता है वो स्पेसिफिक होता है फॉर इट्स काइंड ऑफ अमीनो एसिड, और वो किसके लिए स्पेसिफिक है ये डिपेंड करता है एंटीकोडन पे। एक टीआरएनए किस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है ये डिपेंड करता है एंटीकोडन पे। जैसे मैंने कहा अगर एंटीकोडन है UAC, एंटीकोडन क्या है बेटा जी यहाँ पे UAC है, कोडन क्या है बेटा UAC है, तो बेटा जी वो बाइंड हो गया अमीनो एसिड मीथियोनिन के साथ। अब जरा सोचो जब ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन होगा, जब क्या होगा, ये टीआरएनए अपने आप को एक्टिवेट करेगा और अपने अमीनो एसिड के साथ बन जाएगा। अब ये एमआरएनए आ गया, इस एमआरएनए के ऊपर कोडन बैठे हैं, ये टीआरएनए आएगा और यहां पे वो मैचिंग करेगा, जिस एंटीकोडन के कोडन के साथ मैचिंग हो जाएगी वही अमीनो एसिड वहां पे क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। देखो यहाँ पे अगला कोडन ये है, तो यहाँ पे जो टीआरएनए आएगा वो आएगा जो इससे कैसा होगा बेटा जी, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इस तरह से बेटा जी यहाँ पे एक टीआरएनए की मैचिंग होगी, इस एंटीकोडन की बेटा मैचिंग होगी इस कोडन के साथ में, और जिस एंटीकोडन की यहाँ मैचिंग हो गई वो एंटीकोडन वहां के बाइंड हो जाएगा, वो टीआरएनए वहां अगर बाइंड होगा तो मतलब वो एक अमीनो एसिड को लेके आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने नाम बोला है ट्रांसफर आरएनए, इसका काम है ट्रांसफर करना अमीनो एसिड को अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड प्रेजेंट विद इन द एमआरएनए। इट ट्रांसफर द अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड प्रेजेंट विद इन द एमआरएनए, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेगा। अब इसे पता कैसे लगेगा, तो इसको दो काम है, ये एक साइड में बंधा हुआ है विद द अमीनो एसिड, दूसरी साइड में इसके पास एंटीकोडन, एंटीकोडन का काम है कोडन को पढ़ना। तो ये टीआरएनए बेटा जी घूम घूम के देखेगा, इसका जो एंटीकोडन होगा, जिसका जहां कोडन बैठा होगा, ये वहां जाके उसके साथ क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। अगर सोचो यहाँ पे कोडन ये वाला बैठा है, आप इस सेकंड कोडन देखो, क्या इस कोडन के पास ये एंटीकोडन जाके बाइंड हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ पहली पोजीशन के ऊपर ही ये अमीनो एसिड आएगा, दूसरी के ऊपर कोई दूसरा टीआरएनए लेके आएगा, तीसरी के ऊपर कोई तीसरा टीआरएनए लेके आएगा, तो हर एक जेनेटिक कोड के लिए बेटा जी स्पेसिफिक हो जाएंगे। क्या मेरे भाई यहाँ पे आपके टीआरएनए, हर एक जेनेटिक कोड के लिए ये एंटीकोडन स्पेसिफिक होगा। अगर ये एंटीकोडन स्पेसिफिक होगा, इसका मतलब वो काइंड ऑफ अमीनो एसिड के लिए तो कैसा हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा बेटा जी, हाँ या ना। पॉइंट को समझो, डायग्राम को समझो, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे एमआरएनए के पास में इंफॉर्मेशन होती है कोडेड फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो mRNA have the information for a protein synthesis in the coded form and it contains genetic code and a genetic code is made up of 3 nucleotide. A genetic code is made up of 3 nucleotide and it is specific for a kind of amino acid. लिखा है पॉइंट। अगले पॉइंट समझो, टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाया आपने बेटा जी,
स्ट्रक्चर में क्या लिखा आप लोगों ने, ये जो लूप, उस लूप का नाम क्या, एंटीकोडॉन, एंड इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ द कोडॉन, इट इज स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ द कोडॉन, इट रीड द कोडॉन प्रेजेंट ऑन द mRNA, एंड ऑन द थर्ड एंड, ये देखो थर्ड एंड है, इट बाइंड विद द स्पेसिफिक काइंड ऑफ अमीनो एसिड। तो पॉइंट लिखो एक अच्छा सा, every tRNA is specific for its amino acid, every tRNA is specific for its type of amino acid, and the specificity of the tRNAs depend upon the type of the anticodon present on the anticodon loop. The specificity of the tRNAs depend upon the type of the anticodon present on the anticodon loop में कैसे एंटीकोडॉन है उसके बिहाफ पे यहां पे अमीनो एसिड आके बाइंड हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, कोई दिक्कत? चलिएगा, ये इस लूप का मैंने आपको फंक्शन समझाया, क्या काम था इस लूप का, ठीक बात है। चलिए यहां तक की बातें हो, अब अगले वर्ड को समझते हैं। अब से प्रोटीन तो बनाने का काम कौन करेगा, ये जनाब करेंगे। अब सबसे पहले तो इस mRNA को जाके पहले राइबोसोम के पास जाना है, mRNA को राइबोसोम के पास जाना है, तो भैया जी सबसे पहले राइबोसोम प्रोटीन कहां से बनाना शुरू करे, मतलब इस mRNA को पढ़ना कहां से शुरू करे, यहां से पढ़ना शुरू करे कि यहां से पढ़ना शुरू, ये कौन बताएगा? तो मैं कहूंगा ये बताएगा बेटा जी ये वाला, इसका फंक्शन लिखेंगे बेटा जी, इट हेल्प टू recognize fifth end of mRNA। इसका काम, सोचो मेरे भाई, यहाँ पे इसे सब mRNA इसके पास मैसेज लेके आया था कि प्रोटीन बनाना है, तो ये राइबोसोम प्रोटीन को जब बनवाएगा तो क्या होगा, यहां से कोडॉन पढ़े जाएंगे कि यहां से कोडॉन पढ़े जाएंगे, तो ये mRNA, ये राइबोसोम कहां से प्रोटीन बनवाएगा? तो आपने कहा भाई फिफ्थ एंड से बनना शुरू होगा, तो फिफ्थ एंड से अगर बनना शुरू होगा तो फिफ्थ एंड को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा? तो मैं कहूंगा उसे रिकॉग्नाइज कौन करवाएगा बेटा जी, यहाँ पे 16S RNA का काम है कि वो इस एंड को पहचाने, फिफ्थ एंड को यहाँ पे, ताकि प्रोटीन बनना यूं शुरू हो बेटा जी। तो मैंने कहा फिफ्थ एंड को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है बेटा जी, यहाँ पे 16S RNA करता है, ठीक बात। अगले वर्ड को समझो, ये tRNA अमीनो एसिड को लेके आएगा, बट कहां लेके आएगा, राइबोसोम के पास तो लेके आएगा, तो राइबोसोम के पास भी ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहां पे tRNA आके बाइंड कर सके। पॉइंट को समझो, tRNA ट्रांसफर करेगा अमीनो एसिड को, भाई ये mRNA तो मैसेज यहां लेके आ रहा है, तो ये भी अमीनो एसिड को कहां ट्रांसफर करेगा, यही लेके आएगा। तो यहाँ पे इस राइबोसोम के पास में ऐसी जगह होनी चाहिए कि वो इजीली बाइंड करवा सके, किसको, यहाँ पे tRNA को। तो मैंने कहा बेटा जी 5S RNA प्रोवाइड बाइंडिंग साइट टू द tRNA। अब अगर राइबोसोम बाइंडिंग साइट दे रहा है तो ये भी तो जाके वहां बाइंड करेगा, ये भी तो जाके वहां बाइंड करेगा, हाँ या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे टी साइड सी लूप प्रोवाइड द राइबोसोम बाइंडिंग साइट। भाई पॉइंट को समझो, अगर ये राइबोसोम जगह दे रहा है, 5S RNA जगह दे रहा है tRNA के बाइंड सके, तो tRNA कैसे जाके बाइंड होगा, tRNA का कौन सा पार्ट जाके कहां धसेगा? तो मैं कहूंगा ये जो टी साइड लूप है इसके पास इंफॉर्मेशन है इस 5S RNA को पहचानने की यहाँ पे, और बाइंडिंग में हेल्प कौन करेगा बेटा जी, यहाँ पे टी साइड सी लूप इज प्रोवाइड द राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ठीक। मतलब ये टी साइड सी लूप और ये 5S RNA एक दूसरे को पहचानेंगे ताकि वहां जाके क्या हो सके, बाइंड हो सके। अब एक और वर्ड आता है सर, यहाँ पे अमीनो एसिड आके जुड़ेगा, तो अमीनो एसिड में तो कोई ना कोई एंजाइम जुड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सारा काम एंजाइम करता है। तो क्या tRNA के ऊपर अमीनो एसिड अपने आप आके जुड़ जाएगा या ऑलरेडी ये बंधा रहता है? मैं कहूंगा नहीं बेटा, tRNA अलग है, अमीनो एसिड अलग है, बट जब ट्रांसलेशन होगा उस टाइम पे tRNA एक्टिवेट होगा, उस टाइम पे जो एंजाइम है यहाँ पे पर्टिकुलर, वो एंजाइम आके बेटा जी यहाँ पे अमीनो एसिड को बाइंड करवाएगा विद द tRNA। तो एंजाइम जब इसके साथ बाइंड करेगा तो आप एक लाइन बोलते हो एंजाइम फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है विद द सबस्ट्रेट, मतलब एंजाइम भी कहीं ना कहीं इस tRNA के साथ आके बाइंड करेगा। वो बेटा एंजाइम वर्ड में क्या पढ़ते हो सर, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा और क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जरा सोच के देखो सर, ये एंजाइम जो है
ये सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। यहां सबस्ट्रेट क्या है, टीआरएनए के ऊपर मुझे अमीनो एसिड को बाइंड करना है, टीआरएनए के ऊपर मुझे अमीनो एसिड को बाइंड करना है। ये दोनों अगर सबस्ट्रेट हैं तो एंजाइम से बाइंड तो करेगा ना। तो मैं कहूंगा ये टीआरएनए का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, तो मैं कहूंगा बेटा वो हिस्सा है डीएचयू लूप, अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम बाइंडिंग साइट। मैंने एंजाइम का नाम लिखा है यहां पे अमीनो असाइल सिंथेटेज, मतलब एक ऐसे टीआरएनए को बनाना जिसपे अमीनो असाइल आके जुड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे अमीनो असाइल सिंथेटेज जो एंजाइम है बेटा जी यहाँ पे ये आके कहां बाइंड करता है, डीएचयू लूप से। ठीक है, आपने कहा अडेप्टराम, क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है बेटा जी, साइट ऑफ बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, यहां पे रोल को समझो। 6s का क्या रोल है समझ में आ गया बेटा जी, 5s का क्या रोल है समझ में आ गया। अब पॉइंट आता है बेटा 23s का, एक्ट एज राइबोजाइम, that is peptidyl transferase। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का काम करेंगे यहां पे एंड फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड। देखो मेरे भाई सब कुछ मैंने आपके सामने बना रखा है, सारी चीजें क्लियर होती हैं आपके सामने। क्या क्या क्लियर होता है वर्ड को समझो यहाँ पे, दोबारा एक बार बात को समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। सबसे पहला वर्ड बेटा सर ये एमआरएनए आया, इसके पास में इंफॉर्मेशन है कोडेड फॉर्म में। कोड का मतलब क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोड बनाते हैं, उस कोड का नाम है जेनेटिक कोड। हर एक जेनेटिक कोड स्पेसिफिक है एक काइंड ऑफ अमीनो एसिड को लेके। ठीक है, ये बातें एमआरएनए के बारे में। सर इस एमआरएनए में 2 एंड है, 5 एंड है और ये 3rd एंड है। तो प्रोटीन बनना या अमीनो एसिड का जो जुड़ के पेप्टाइड बनाने का जो काम होगा वो कहां से शुरू होगा, सिर्फ ऐसे शुरू होगा या ऐसे शुरू होगा। मैं कहूंगा बेटा वो शुरू जो होगा वो स्पेसिफिक एंड से शुरू होगा। कौन से एंड से बेटा जी, 5 एंड से होगा। ऐसा नहीं कि बीच से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो एक स्पेसिफिक एंड से शुरू होगा। तो क्यों होगा, कौन पहचानेगा। मैं कहूंगा फैक्ट्री जो है उसका काम है, राइबोसोम जो उसका काम है बेटा जी यहाँ पे प्रोटीन को बनाना। तो उसका काम बनता है यहाँ पे कि वो बताए कि मुझे कहां से प्रोसेस को शुरू करना है, मुझे कहां से प्रोसेस को शुरू करना है। तो इसका जो 16s आरएनए है बेटा जी उसका काम है यहाँ पे 5 एंड को पहचानना। 5 एंड को पहचानने का काम किसका है बेटा जी यहाँ पे 16s आरएनए का होता है। अब और अच्छी बात बोल देते हैं आपको यहाँ पे, सर यहाँ पे क्या है, तो मैं कहूंगा चलिएगा यहाँ इस 5 एंड के ऊपर मैं बना देता हूँ और स्पेसिफिक बातें बेटा जी, ताकि आपके लिए चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाए, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन रहेगी आपके दिमाग में। मैं कहूंगी ये जो साइट है बेटा जी, इस साइट का नाम है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। समझो बात को, कंफ्यूजन नहीं, कोई नई चीज नहीं डाल रहा भाई। ये 16s आरएनए अगर उस 5वें एंड को पहचानेगा तो डेफिनेटली उस 5 एंड के ऊपर भी कुछ ऐसी सीक्वेंस होंगी जिनको पहचानने का काम करेगा। होंगे नहीं होंगे भाई। अब मैं कह रहा हूं ये जो 16s आरएनए है ये इस 5वें एंड को पहचानेगा, तो कैसे पहचानेगा, देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक सीक्वेंस, देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक सीक्वेंस जिनको ये पहचान सके। तो मैं कहूंगा हमेशा हर आरएनए के ऊपर, चाहे वो एमआरएनए किसी भी प्रोटीन के लिए हो, हर एमआरएनए के 5वें एंड पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होती है बेटा जी वो कहलाती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, बिकॉज़ दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द 16s आरएनए टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन, ताकि वो ट्रांसलेशन शुरू कर सके और प्रॉपर्ली 5 एंड पे बाइंड कर सके। उसके लिए देयर आर सम स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द 5 एंड दीज आर नोन एज
राइबोसोम बाइंडिंग साइट दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द 16S RRNA। गेटिंग माय पॉइंट? अगले वर्ड में अब आपने कहा सर ये जनाब यहां आके बाइंड हो गया, अब इसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा अमीनो एसिड, वो ट्रांसफर कौन करेगा? पर सबसे पहले काम तो ये है, सेल के साइटोप्लाज्म में टीआरएनए भी बैठा हुआ है, एंजाइम भी बैठा हुआ है और अमीनो एसिड भी बैठा हुआ है, बट इस सब के सब दूर दूर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला काम होगा एक्टिवेशन ऑफ द टीआरएनए। टीआरएनए अपने आप को क्या करेगा, यहाँ पे एक्टिवेट करेगा और एक टीआरएनए के साथ में अमीनो एसिड आके जुड़ेगा। जब अमीनो एसिड आके जुड़ेगा तो कोई ना कोई तो एंजाइम होगा जो इस प्रोसेस को करवाएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़वाएगा कोई तो होगा, और हर एक अमीनो एसिड जो होती है वो अपने टीआरएनए के लिए क्या है बेटा जी यहाँ पे स्पेसिफिक होती है। हर एक अमीनो एसिड जो होती है वो अपने टीआरएनए के लिए क्या है बेटा यहाँ पे स्पेसिफिक है। वो स्पेसिफिसिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि उसके एंटीकोडन लूप में किस प्रकार का यहाँ पे एंटीकोडन बैठा है। तो एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम होता है अमीनो एसिड सिंथेसिस। वो क्या करेगा, इस एंटीकोडन के अकॉर्डिंग एक अमीनो एसिड को जोड़ देगा ऑन द थर्ड एंड ऑफ द टीआरएनए। ठीक है, ये एक्टिवेशन हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जो बना हुआ है बेटा जी आपका एमआरएनए, ये एंटीकोडन उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा बेटा जो अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर कर देगा। ठीक बात है। तो आपने कहा सर जब ये एंजाइम यहां इसके ऊपर अमीनो एसिड को जोड़ेगा तो एंजाइम कहां के बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा डीएचयू लूप के ऊपर। सर फिर ये जब जाएगा राइबोसोम के पास अमीनो एसिड को लेके तो ये भी तो वहां जाकर बाइंड करेगा। मतलब बिल्कुल बेटा, तो इसके टी से सी लूप है, ये प्रोवाइड करते हैं बेटा जी यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट को। अब आते हैं यहाँ पे, सर राइबोसोम अगर यहाँ के बाइंड करेगा तो राइबोसोम के लिए बाइंडिंग साइट अवेलेबल कौन करवाएगा? तो मैं कहूंगा बेटा वो करवाएगा 5S RRNA। इसका फंक्शन है बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करना टीआरएनए को। अब ये बच गया 23S RRNA, ये क्या करेंगे, इट एक्ट एज राइबोसोम, मतलब ये जिन अमीनो एसिड को लेके आ रहा है उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पे 23S RRNA करेगा। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं एग्जांपल ऑफ द राइबोजाइम। मैंने आपको हमेशा एक लाइन बोली, थोड़ी देर पहले मैंने आपको लाइन बोली थी, राइबोसोम जो आरआरएनए उसका फंक्शन होता है स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक। तो आई थिंक वो बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग में। वो राइबोसोम को बना रहा है तो स्ट्रक्चरल है, एंड एक्ट एज ए राइबोजाइम तो वो कैटालिटिक इन द एक्शन। पॉइंट क्लियर होना चाहिए बातें आपके लिए। अब हमारे बोर्ड में आता है क्वेश्चन, व्हाई टीआरएनए इज नोन एज अडप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए को हम अडप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? तो मैं कहूंगा बिकॉज आप अपने घरों में देखते हो अडप्टर क्या होता है कि सर मैं लैपटॉप को चार्ज कर रहा हूं, मोबाइल को चार्ज कर रहा हूं, मोबाइल का जो चार्जर उसका अडप्टर कहते हो ना, वो चार्जर क्या कर रहा है, अडप्टर क्या कर रहा है, एक साइड में तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो रहा है और एक साइड में बेटा जो फोन से कनेक्ट हो रहा है, ताकि उस बिजली के बोर्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वो ट्रांसफर कर सके किसके पास, मोबाइल के पास। मोबाइल क्या हो सके, आपका चार्ज हो सके। तो आप कहते हो सर वो एक अडप्टर है, वो एक चार्जर है। गेटिंग माय पॉइंट? वो अडप्टर है, वो चार्जर है। वो अडप्टर क्यों अडप्टर है? क्योंकि वो एक साइड में कनेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, तो एक साइड में कनेक्ट कर रहा है अपने डिवाइस को। वैसे सोचो यहाँ पे इसके बारे में, इट इज ऑल्सो अडप्टर मॉलिक्यूल। व्हाई? बिकॉज एमआरएनए के पास बैठा हुआ है बेटा जी कोडोन। उस कोडोन को पढ़ने का काम करता है फ्रॉम द वन साइड, दैट इज फ्रॉम द एंटीकोडोन। एंटीकोडोन से पढ़ता है टीआरएनए को और दूसरे एंड पे बेटा जो उठा के लाता है उसी कोडोन के अकॉर्डिंग क्या, अमीनो एसिड को। तो मैं कहूंगा यस इट इज नोन एज अडप्टर मॉलिक्यूल बिकॉज on one end it bind with the specific amino acid and on the other end it bind with the codon present on the mRNA। यहां पे वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ बाइंड हो रहा है और यहां पे वो अपने स्पेसिफिक कोडोन के साथ बाइंड हो रहा है। तो एक साइड में कोडोन में और एक साइड में अमीनो एसिड में। सोचो एक बार, कनेक्टिविटी को समझो, पॉइंट को समझो अच्छे से। एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को बनाने की, बट प्रोटीन बनता किससे, अमीनो एसिड से। वो कहां पड़ी है, साइटोप्लाज्म पड़ी है। तो उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को उठा के कौन ला रहा है, उठा के कौन ला रहा है, टीआरएनए लेके आ रहा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया आपके मोबाइल के चार्जर को, मोबाइल के अडप्टर का। बिजली है इलेक्ट्रिक बोर्ड में, फोन को चार्ज होना है, वैसे समझिएगा। एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन है, उसे प्रोटीन बनाना है, बट प्रोटीन पड़ा कहां है, अमीनो एसिड पड़ा कहां है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म के अमीनो एसिड को इस राइबोसोम के फैक्टरी प्रोसेस कोडोन के अकॉर्डिंग लेके कौन आएगा, बीच में एक अडप्टर आएगा जो इस बिजली को कनेक्ट करता है मोबाइल से। वैसे ही ये देखिएगा, फ्रॉम द वन एंड इट अटैच विद द अमीनो एसिड, ऑन द अदर एंड इट रीड द कोडोन प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। On one end it bind with the amino acid and on the other end it recognize the codon that present on the mRNA। तो ये दोनों साइड में काम हो रहा है बेटा, तो इट्स एक्ट एज ए अडप्टर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन आएगा बोर्ड में बेटा 2 नंबर में।
टैकल हो जाएगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे। ये बातें हैं बेटा जी यहाँ पे मैंने 3 चीजें आपको समझाई यहाँ पे। अबाउट द mRNA, पेपर में आज राइट शॉर्ट नोट अबाउट द mRNA, तो लिख दोगे उसके बारे में शॉर्ट नोट बेटा जी यहाँ पे। राइट शॉर्ट नोट ऑन द tRNA, तो मैंने देखो इतनी सारी बातें बता दी उसके बारे में बेटा जी यहाँ पे। आप इनको सबको अब उसके साथ तैयार कर लीजिए, डायग्राम बना के तैयार कर लेना बेटा जी। आपने कह दिया सर राइट शॉर्ट नोट ऑन द RRNA, तो आपने बता दिया। पेपर में आज व्हाट आर द रोल ऑफ द RRNA इन द प्रोटीन सिंथेसिस, तो बताओ ना मेरे भाई क्या रोल है। 23S RNA जो है वो क्या काम करता है, 5S क्या करते हैं, क्या करते हैं, सबके रोल बता दो बेटा, क्या दिक्कत है। mRNA का क्या रोल है बता दो ना भाई, क्या रोल है। tRNA का क्या रोल है प्रोटीन के अंदर बता दो ना मेरे भाई, यही तो है वो जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया। सोलुबल RNA ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है, ये सबसे छोटा RNA है बेटा जी यहाँ पे। 4S इसका होता है। इसका सबसे पहले हाइपोथेसिस देने वाला कौन था बेटा, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में क्रिक था बेटा जी। इसका मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाया क्या क्या होता है। आप एक छोटा सा डिफरेंस और समझो यहाँ पे, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 1 नंबर में आ जाता है। हाउ द टेलिंग ऑफ द mRNA डिफरेंट फ्रॉम द टेलिंग ऑफ द tRNA। How the tailing of the mRNA different from the tailing of the tRNA। देखो 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 पॉइंट को देखो, यहां आपने कल ही पढ़ा था कि थर्ड एंड के ऊपर सर 200 से 300 एडेनाइलेट के मॉलिक्यूल लगते हैं। आप ये कहते हो वहां पे पॉली ए टेल है, पॉली ए टेल है, पॉली ए टेल है एट द थर्ड एंड। 200 से 300 मॉलिक्यूल है। यहां देखो थर्ड एंड के ऊपर CCA जो सिर्फ 3 बेस पेयर की, वहां पे भी टेल है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है बेटा CCA। तो आप लिखोगे बेटा जी टेलिंग ऑफ द mRNA is different from the tailing of the tRNA because at the tail, at the third end of the mRNA there is a molecule 200 to 300 adenyl molecule present, but in the tRNA there is only 3 molecule, that is CCA present on the third end of the tRNA। इसके पास सिर्फ क्या है बेटा जी यहाँ पे CCA 3 मॉलिक्यूल की टेलिंग हो रही है, जबकि यहाँ क्या है बेटा जी ए पॉली ए टेल है। मतलब ऐसा नहीं है ये सब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, हर tRNA के पास क्या है बेटा जी आपके स्पेसिफिक है, मतलब ये उसकी एंड है, ये थर्ड एंड स्पेसिफिक है बेटा जी उसका। याद रहेंगे बातें यहाँ पे, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, हाउ द टेलिंग ऑफ द tRNA डिफर फ्रॉम द टेलिंग ऑफ द mRNA। ये सब चीजें हाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बेटा। आप क्लास में होते तो अलग मजा आता है इनको पढ़ाने का, वहां मेरे सामने बैठे होते हैं, देख पाता बच्चों का कैसा क्या एक्सप्रेशन है और वो कितना समझ पा रहे हैं चीजों को। मैं अच्छे से समझ पाता हूँ चीजों को, और कहीं पॉइंट होता जो समझ में नहीं आता तो मैं उसे और कोई नई तरीके से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता। बट अभी अपना जो हालात हो वो आप जानते हो, यही एक मीडियम है अपना पढ़ने का। बट फिर भी आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी। 18 मार्क्स का बेटा जी यूनिट कवर करती है, जेनेटिक्स DNA। मैंने अपने एक्सपीरियंस में फील किया है अपनी टीचिंग के में, बच्चे बड़े घबराते हैं चैप्टरों से, ये बड़ा उनको कॉम्प्लिकेट लगते हैं चैप्टर, है भी थोड़ी सी चीजें, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लॉजिक लगाना पड़ता है चीजों का। अभी फिलहाल मैं ये चीजें समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर सकूँ आप लोगों के लिए। बट बिकॉज आप मेरे सामने नहीं हो, मैं कैमरे के साइड देख के सब बातें कर रहा हूँ। आई डोंट नो आपके इस टाइम पे क्या एक्सप्रेशन है, आप कितना समझ पा रहे हो, कितना मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो, आई डोंट नो। बट उम्मीद करता हूँ शायद आप वही चीज समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, घर पे मेहनत कर रहे होंगे। बट फिर भी रिक्वेस्ट यू हो, कुछ भी डाउट हो रहा हो तो लेट मी नो, बताओ मुझे, मैं उसको सोल्यूशन निकालूंगा उस चीज का। बट बताओ भाई मेरे को बताओ, बिकॉज ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, चीजों को समझो, एंटीकोडोन क्या है, ये सब क्या हो रहा है, इन चीजों को समझो बेटा जी। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, NCERT बुक हमारी बेसिक बुक है, उसकी लाइन टू लाइन पढ़िएगा। एक छोटा सा भी डाउट रहता है तो मुझसे पूछिएगा, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे सेंट्रल डॉगमा खत्म होने के कगार पे आ गया है। आपने रेप्लिकेशन खत्म कर दिया, आपने ट्रांसक्रिप्शन खत्म कर दिया, आप अब जेनेटिक कोड को पढ़ने वाले हैं। mRNA का जेनेटिक कोड ये है क्या, जेनेटिक कोड के फीचर्स के बारे में जानने वाले हो। उसके बाद हमारा ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा बेटा जी, एंड विद दैट ट्रांसलेशन हमारा खत्म हो जाएगा सेंट्रल डॉगमा। मतलब आप उस पहले चैप्टर में जो बात बोल के आए थे, हाउ वे जीन एक्सप्रेस, वो कहानी मैंने यहाँ समझा रहा हूँ कि हाउ वे जीन एक्सप्रेस, एक डोमिनेंट जीन डोमिनेंट क्यों है, क्या कर रहा है वो इस mRNA को बनाता है, mRNA प्रोटीन को बनाता है, दैट्स व्हाई वो आपका फंक्शनल है। इस तरह की कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। फिर भी कोई डाउट आते हैं तो मुझसे पूछिएगा बेटा जी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा जी हम बातें करते हैं रिगार्डिंग द जेनेटिक कोड, उनके फीचर्स क्या है। एंड जेनेटिक कोड हमारे टोटल 64 है, बट घबराने का नहीं। हाँ मैं तो फिर घबराहट किस बात की,
64 के 64 कोडॉन आपको याद होंगे, करवाएंगे आपको सारे याद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट जब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैंने आपको अमीनो एसिड समझाए थे +1 क्लास में, तो उनको अगर आप रिवाइज कर लो तो अच्छा रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार आपको फिर दोबारा चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ ऐसे देखते रहो वीडियो को, और डाउट आए तो पूछते रहो भाई। थैंक यू।